गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि हमने अपनी फर्स्ट क्लास में जाना था, एसईओ से हम ट्रैफिक जनरेट करते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जनरेट करते हैं क्वालिटी ट्रैफिक लेके आ अपनी वेबसाइट तक। और हमने इसको मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑन पेज और ऑफ पेज। थर्ड पार्ट भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टेक्निकल एसईओ। बट एज ऑफ नाउ वी विल फोकस ऑन दीज टू पार्ट्स। अभी हम दो पार्ट्स पे फोकस करेंगे, ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ। जब हम ऑन पेज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं तो ऑन पेज जो भी चेंजेस या जो भी चीज़ें हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर कर रहे हैं, दैट इज ऑन पेज एसईओ। सो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के स्टेज में जो भी फोकस, जितना भी फोकस हम अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, वो सारा का सारा ऑन पेज एसईओ के अंतर्गत आता है, इसके अंडर आता है। अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं, कई सारी कंपनीज स्पेशलाइज्ड ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट्स रखती हैं अपनी कंपनी में। कई सारे लोग होते हैं जो ऑन पेज ऑफ पेज दोनों करते हैं। जनरली ज़्यादातर लोग आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे जो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दोनों करते हैं, एक कंप्लीट एसईओ करते हैं। बट स्टिल एक ऑन पेज एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक बंदे को एक्सपर्टीज हासिल करने में बहुत टाइम लग जाता है। इवन एक डेडिकेटेड बंदा भी चाहिए, हो सकता है आपको, अगर एक डेडिकेटेड बंदा भी कई कंपनीज रखती हैं ऑन पेज एसईओ के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऑन पेज एसईओ में। उसके बाद ऑन पेज एसईओ में आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो गई होंगी, जो भी चेंजेस हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं, जो भी एसईओ से रिलेटेड चीज़ें हम करते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो ऑन पेज कहलाती है। इवन जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो भी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। आपकी वेबसाइट कितने सेकंड्स में ओपन हो रही है, आपने यूज़र को कितनी देर वेट करवाया और उस वेटिंग टाइम में उसको कौन कौन सी चीज़ें दिखी है, कोई प्री लोडर दिख गया या फिर उसको आपने स्टार्टिंग का बैनर दिखा दिया, कितनी सारी इमेजेस लोड हो रही हैं, कितना नेटवर्क की स्पीड आ रही है, कंज्यूम हो रही है, कम लो स्पीड में आपकी वेबसाइट अपलोड होने में लोड होने में कितना टाइम लेती है लो स्पीड में, और जब हाई स्पीड हो तो कितना टाइम लेती है। तो ये भी कुछ फैक्टर्स है, यूज़र एक्सपीरियंस के फैक्टर्स है। कोई बटन है आपकी वेबसाइट पे, उसको प्रेस करने में यूज़र को कोई मुश्किल तो नहीं आ रही, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, ये भी एक तरह से यूज़र एक्सपीरियंस भी ऑन पेज के अंदर ही आता है। जब भी हम ऑन पेज की बात करते हैं तो हम क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग पे आते हैं। ऑन पेज के अंदर क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग क्या होती है? तो क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग मतलब गूगल आपकी वेबसाइट को चेक करके आपको इंडेक्स कर चुका है, अपनी जो भी उनके गूगल की सर्च इंजन्स में है उसकी विजिबिलिटी आ चुकी है, वो दिख रही है, अब हर किसी को दिख रही है। क्रॉलिंग एक तरह से गूगल का समझ लीजिए क्रॉलर स्पाइडर टाइप का है। कोई स्पाइडर जो कि आके आपकी वेबसाइट्स को पूरा का पूरा स्कैन कर रहा है, पूरी वेबसाइट को चेक कर रहा है, आपकी वेबसाइट पे क्या कंटेंट आपने लिखा है, कहाँ कौन सा कंटेंट लिखा है, कौन सी हेडिंग्स है, कौन सा नॉर्मल पैराग्राफ है, कहाँ इमेजेस आपने प्लेस किए, वो इमेजेस किसके रिलेटेड हैं, ये सारी की सारी चीज़ें गूगल कैसे चेक करता है, वो क्रॉल करता है, एक तरह से पूरी वेबसाइट पे वो घूमता है। जैसे ये हमारा ब्लॉग है करेंटली, इस ब्लॉग पे गूगल का क्रॉलर आएगा, वो सारे डेटा यहाँ से पिक करेगा, ये इंटरनल बैकलिंकिंग किस किस पेज पे गई हुई है, ये बैकलिंकिंग, ये लिंकिंग, इंटरलिंकिंग कहाँ जा रही है, ये कंटेंट हमने किसके रिलेटेड लिखा है, ये अगर हेडिंग है तो ये कौन सी हेडिंग है, कौन से कीवर्ड से रिलेटेड हो सकती है, इससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं, ये यूज़र क्वेरीज हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें गूगल क्रॉल करके चेक करता है, कितने टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, कौन सा पेज कब अपडेट हुआ है, लास्ट अपडेट कब हुआ है, ठीक है, वो ये चेक करता है। आपको ये भी चेक करना है robots.txt साइट में फाइल्स अवेलेबल है या नहीं। robots.txt जनरली आप कोई फाइल्स अगर आपको सेव करनी है या बचानी है, सेफ रखनी है कि गूगल उसको क्रॉल ना करे, कोई इंपॉर्टेंट फाइल्स है जिसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड है, तो आप उसको सेफ आप robots.txt में वो मैनेज कर सकते हो। आप चाहते हो कि कोई पार्टिकुलर सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को क्रॉल ना करे, चेक ना कर पाए, तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हो। कैसे? robots.txt के थ्रू। साइट मैप फाइल्स जनरली आपकी वेबसाइट का एक तरह से साइट मैप, साइट का मैप, वेबसाइट का एक तरह से मैप होता है। वेबसाइट का जनरली आपकी वेबसाइट कब अपडेट हुई थी लास्ट टाइम, कौन सा पेजेस अपडेट हुए थे, ये सारा डेटा प्रोवाइड कराता है गूगल को। अब आप ऐसा समझिए गूगल आपके वेबसाइट पे 500 पेजेस है, 500 पेजेस हैं, गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा, एक एक करके सारे पेजेस चेक करेगा, 500, उसके बाद जाएगा, ठीक है। दूसरा मेरी वेबसाइट है, मैंने एक साइट मैप बना रखा है जिसमें मैंने पूरा अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर दे रखा है, साथ में मैंने बता रखा है कि मेरे कौन से प्रायोरिटी वाले यूआरएल्स हैं और कौन से यूआरएल पे मैंने चेंजेस किए हैं। तो गूगल मेरे पास आता है, मैं उसको कहता हूँ ये रहा साइट मैप, आप ले लो, आप चेक कर लो। गूगल चेक करता है, अच्छा इसने सिर्फ 20
पेजेस में चेंजेस किए हैं, 20 यूआरएल में चेंजेस किए हैं, वो सिर्फ उन 20 यूआरएल को चेक करता है और चला जाता है। तो अब गूगल ऑब्वियसली बात है मुझसे ज़्यादा खुश होगा क्योंकि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसको 500 पेजेस चेक नहीं करने पड़े। गूगल को सिर्फ मेरे 20 पेजेस चेक करने पड़े क्योंकि मैंने उसको एक साइट मैप प्रोवाइड करा दिया। सो साइट मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपका रिसोर्स बचा रहा है, गूगल का रिसोर्स बचा रहा है वो एक्चुअली। तो गूगल इस बात पे खुश होता है और ऑब्वियसली आपकी रैंकिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर के तौर पे ये काम आता है। इसके अलावा गूगल को कहीं ना कहीं साइट का स्ट्रक्चर का भी पता चलता है कि कौन सा पेज सबसे हाई प्रायोरिटी का है, उससे लो प्रायोरिटी का कौन सा है। तो ये आपकी हेल्प हो जाती है साइट मैप के थ्रू। साइट का स्ट्रक्चर ज़्यादातर पार्ट्स में जो भी प्रोडक्ट या सर्विस कैटेगरीज होती है उसमें कोई एनालिसिस नहीं किया जाता है, उनको जनरली बना दिया जाता है, प्रोडक्ट्स को बना दिया, सर्विसेज को बना दिया। किसी भी टाइप की एनालिसिस जनरली लोग नहीं करते हैं, सीधा क्या किया, होम पेज को ऑप्टिमाइज कर दिया कीवर्ड्स के थ्रू, बाकी के पेजेस को आपने छोड़ दिया। जबकि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आप बिल्ड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में, अपना साइट स्ट्रक्चर जो भी आपने बिल्ड किया है उस पर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ज्वेलरी के लिए है, कोई ज्वेलरी साइट जो कि गोल्ड सेल कर रही है, उसके पास ऑन साइट येलो गोल्ड ज्वेलरी होगा, व्हाइट गोल्ड ज्वेलरी हो सकता है, इंगेजमेंट रिंग्स हो सकता है, डायमंड रिंग्स हो सकता है, रोज गोल्ड रिंग्स हो सकता है, ठीक है, गोल्ड ब्रेसलेट्स हो सकता है, इयरिंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो आप यूज़र को क्या कर सकते हो, फैसिलिटेट कर सकते हो कि यूज़र अच्छे से उनको सर्च कर सके। गोल्ड का एक पार्ट में ले गए कैटेगरीज में, रिंग्स को एक पार्ट में ले गए, इयरिंग्स को एक पार्ट में ले गए, डायमंड को एक पार्ट में ले गए। फॉर एग्जांपल आपने पहले तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, प्लैटिनम, 4 कैटेगरीज होगी। उसके अंदर फिर आपने रिंग्स, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, टो रिंग्स, ठीक है, रिंग्स को आप चाहो तो और डिवाइड कर सकते हो, टो रिंग्स, ईयरिंग्स, ऐसे करके आपने अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है गूगल के लिए या बाकी के सर्च इंजन के लिए ढूंढना, प्लस यूज़र के लिए भी ढूंढना। अगर उसको गोल्ड की टोरिंग चाहिए तो गोल्ड के कैटेगरी में जाएगा, वहाँ रिंग पे जाएगा और रिंग से टोरिंग पे जाएगा और वो पहुँच जाएगा। तो आपकी साइट का स्ट्रक्चर हो गया। प्लस आपके एसईओ में भी बहुत हेल्प होती है। अगर रिंग की बात की जाए, टोरिंग की बात की जाए, तो आप टोरिंग से रिलेटेड कीवर्ड सर्च कर सकते हो और टोरिंग वाले पेज पे जाके उसका ऑन पेज एसईओ कर सकते हो। हम आगे देखेंगे ऑन पेज एसईओ में और क्या क्या चीज़ें आती है, क्योंकि अभी तक जितना भी चीज़ें मैंने बताया दीज आर बेसिक्स, और जो इंपॉर्टेंट बेसिक्स हैं वो भी मिर्च है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रेजेंस एंड डेंसिटी ऑफ कीवर्ड्स इन की पोजीशंस इन दी साइट। जनरली ऐसा होता है कि डोमेन नाम में, डोमेन के नाम में आप अपने कीवर्ड्स रखते हो, उसका डेंसिटी कितना है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। यहाँ पे आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको भी फिलहाल ध्यान देने की है वो है डोमेन का नाम, जहाँ पे कीवर्ड्स अगर प्लेस्ड होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। टाइटल में, अल्ट में, अगर टाइटल के बिगनिंग में है तो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स है, हेडिंग्स में, सब हेडिंग्स में, कंटेंट में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, पहले 100 वर्ड्स में, और ये यूआरएल में, कंप्लीट यूआरएल में भी कई दफ़ा होता है ना। फॉर एग्जांपल biharapps.com, ये आपका यूआरएल हो गया। यहाँ आप देख सकते हो बिहार ऐप्स में ऐप्स आ रहा है, तो ये ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नॉर्मल डोमेन के अंदर भी आपका आ गया, ये डोमेन का नाम हो गया बिहार ऐप्स। और अगर मैं इस यूआरएल की बात करूँ, biharapps.com/मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना बिहार, तो ये यूआरएल के अंदर भी हमारा कीवर्ड है, एग्जैक्ट मैच है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना, ठीक है। सो दिस इज डोमेन नेम, दिस इज हमारा यूआरएल, कंप्लीट यूआरएल तो वैसे ये है, तो इसके अंदर भी हमारा कीवर्ड है, ठीक है। ये ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट हो गया कि आपने यूआरएल को फ्रेंडली बनाया कीवर्ड्स के साथ। सेकंड, ओके ओके, सॉरी गाइस, सो आप लोग अब देख सकते हो ये आपके सामने है biharapps.com, दिस इज डोमेन, एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना बिहार, दिस इज URL. Now it is it visible? Okay, ठीक है। तो अब आप लोग देख सकते हो कि ये आपका डोमेन हो गया ऑन पेज एसईओ में, ये आपका यूआरएल पूरा कंप्लीट यूआरएल हो गया। तो डोमेन में भी आपने एप्स डाला, यहाँ भी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना बिहार, ऑल्दो ये एग्जैक्ट मैच नहीं है बट स्टिल डोमेन के नाम में आपने ऐप्स यूज कर रखा है, ये आपका एग्जैक्ट मैच कर रहा है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनी इन पटना बिहार, ठीक है। तो ये आपने डोमेन में ऑन साइट ऑन पेज एसईओ में आपने डोमेन का ध्यान रखना है, आपने यूआरएल का ध्यान रखा है। इसके बाद टाइटल टैग कहाँ है, टाइटल टैग ये देखिए सबसे ऊपर जो आपको दिखाया है, दिस इज टाइटल टैग।
ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हो ऐप डेवलपर इन पटना, तो कीवर्ड्स हैं उसमें। व्यू पेज सोर्स आप करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, ये रहा डिस्क्रिप्शन, दिस इज डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे भी आप अपने कीवर्ड्स डालते हो, एक अच्छा सा कंटेंट लिखते हो। इसके अलावा आप क्या करते हो, ये मेटा डिस्क्रिप्शन हुआ, ठीक है। मेटा टाइटल आपका यहाँ पे टाइटल हुआ, जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया था आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो सबसे टॉप पे दिख रहा था, दिस इज मेटा टाइटल। और मेटा डिस्क्रिप्शन आपको जनरली कब दिखेगा, जब फॉर एग्जांपल बेस्ट मोबाइल एडवर्टाइजमेंट कंपनी पटना, अगर मैं ये सर्च करूँ तो चांसेस है कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा हमारी बिहार ऐप्स इज द बेस्ट आईओएस। ओके, ये अभी नहीं आ रहा है, बेस्ट आईओएस दिखा रहा है। सो पहले तो मैक्सिमम टाइम आपको मेटा डिस्क्रिप्शन ही यहाँ दिखता था इस वाली लोकेशन पे, बट आजकल चेंज हो गया है। गूगल गूगल बहुत स्मार्ट हो गया। गूगल को जो रेलिवेंट लगता है वो आपके कोई भी पैराग्राफ से भी पिक कर सकता है, ठीक है, जो उसके रेलिवेंट हो। तो ये बेनिफिट भी आप कहोगे बहुत अच्छा बेनिफिट हो गया है वेब मास्टर्स के लिए, कंटेंट राइटर्स के लिए। अगर उनके पेजेस में, होम पेज में अगर 10 पार्टिकुलर सब सेक्शंस, अगर वो 10 चीज़ें सेल कर रहे हैं, तो यूज़र की क्वेरीज के अकॉर्डिंग गूगल उसको डिस्क्रिप्शन दिखा देता है। लेकिन जनरली पहले के टाइम पे डिस्क्रिप्शन इस पोजीशन पे आता था, ये हिडन रहता है, यूज़र को यहाँ पे दिखता है। अभी देखिएगा तो अभी मेटा डिस्क्रिप्शन आपको नहीं दिखा, आपको नॉर्मल ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है, हर बार नहीं दिखता है। मेटा कीवर्ड्स अभी ऑब्सोल्यूट हो चुका है, बट स्टिल वी यूज़, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार हो चुका है, कहीं ना कहीं इसकी हेल्प जरूर मिलती होगी। दिस इज़ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस कि हमें इसकी हेल्प मिलती है, तो आप मेटा कीवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी इमेजेस होते हैं, गूगल इमेजेस को ऐसे रीड नहीं कर पाता कि वो इमेजेस किससे रिलेटेड है। तो गूगल क्या करता है, एक अल्ट टैग होता है जो इमेजेस को रीड करने में हेल्प करता है। अल्ट टैग में आप अपनी इमेज को डिफाइन करते हो कि वो इमेज किस चीज़ की है, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये कोडिंग है, आपके सामने ये इमेज सोर्स है। अब इमेज सोर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, यहाँ भी हमने अल्ट टैग नहीं डाला है। जैसे कि ये बिहार ऐप्स का लोगो है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत है, यहाँ हमें एफटीएस का, बिहार ऐप्स का लोगो लिखना चाहिए था, बट आई थिंक द डेवलपमेंट टीम हैज़ मेड सम मिस्टेक। सो यहाँ पे उन्होंने अभी बेस्ट आईओएस ऐप डेवलपमेंट कंपनी लिख रखा है, तो अल्ट टैग में फॉर गूगल इट इज़ बेस्ट आईओएस ऐप डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। गूगल का ये बेस्ट आईओएस ऐप डेवलपमेंट कंपनी का लोगो है। तो अगर कल को कोई यूज़र सर्च करता है बेस्ट आईओएस ऐप डेवलपमेंट कंपनी, तो मे बी ये इमेज दिखने लगे उस यूज़र को, क्योंकि कई दफ़ा इमेजेस के भी तो आते हैं, या फिर इस इमेज सेक्शन में आने लगे, ठीक है। तो चांसेस होते हैं कि यहाँ भी आ सकता है। तो अल्ट टैग आपकी ये हेल्प करता है गूगल में शो करने में। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टैग है वो है H1 टैग, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग टैग्स 6 टाइप के होते हैं, H1 H से लेके H6 तक। H1 इज द लार्जेस्ट फॉन्ट, ठीक है, जिसकी हाइट वेट सब कुछ ज़्यादा होती है। H1 से लेके H6 सबसे छोटा होता है। H1 हेडिंग, ये देखिए, जैसे कि ये H1 है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये H1 टैग है सबसे बड़ा, उसके नीचे H2 H3 H4 H5 H6। पहले तो ऐसा ही चलता था, बट नाउ टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस हो चुकी है, तो अब H1 टैग को भी बहुत छोटा किया जा सकता है साइज में। ज़रूरी नहीं है कि वो सबसे बड़ा ही हो आपकी साइट पर। लाइक एफटीएस पे आप देखोगे तो एफटीएस का जो H1 टैग है वो ये है, बेस्ट एसईओ एजेंसी इन दिल्ली। लेकिन आपके पास ये इतने बड़े बड़े फॉन्ट्स भी हैं, ये H1 टैग नहीं है, क्योंकि हमने इसको बाई कोडिंग मैनेज कर रखा है। हमने इसको बना रखा है अपना H1 टैग, ठीक है। अब H1 से लेके H6 टैग्स होते हैं। जनरली क्या यूज़ होता है, जैसे कि वो H1 है, ये H2 है, ठीक है। इसके अंदर ये हमने नॉर्मल पैराग्राफ लिख रखे, तो गूगल को पता चला ये H2 है, वो H1 है, यानी कि सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ये है। H2 है, उससे थोड़ी सी लोवेस्ट प्रायोरिटी है, लेकिन बट स्टिल इट्स इम्पॉर्टेंट। तो ये हमारे अदर पार्ट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है, पहले 100 वर्ड्स में आपके कीवर्ड्स हों, ये इंपॉर्टेंट है एक, अगर आपकी वेबसाइट को आप जल्दी रैंक करना चाहते हो तो, ठीक है। जहाँ पे आप अपने कीवर्ड से क्वेरीज रख सकते हो, कहाँ पे, टाइटल टैग्स,
हेडलाइन में, सब हेडिंग में, कंटेंट में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट 100 वर्ड्स में, यूआरएल्स में, टाइटल के बिगनिंग में रख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके ऑन पेज एसईओ में आपकी हेल्प करते हैं। कीवर्ड्स को ढूंढने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस जैसा कि मैंने बताया, यूआरएल में, मेटा टाइटल में, मेटा डिस्क्रिप्शन में। एक अपलोड स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि गूगल ने 2018 में बताया था कि अपलोड स्पीड एक रैंकिंग फैक्टर बन चुकी है। इसका मतलब है अगर आपकी वेबसाइट की अपलोड स्पीड ज़्यादा है तो आपकी वेबसाइट रैंक करने में मुश्किल होगी। ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हमारी एक क्लाइंट की वेबसाइट पे, जहाँ उनके मोबाइल में अपलोड स्पीड बहुत हाई थी। अपलोड स्पीड आई मीन जो भी डेटा वगैरह आपकी वेबसाइट अपलोड हो रही है, दिख रही है यूज़र को, 14-15 सेकेंड्स में दिख रही थी मोबाइल की साइट्स। डेस्कटॉप पे इट वाज लाइक 6-7 सेकेंड्स, तो उनके कीवर्ड्स ज़्यादा रैंक नहीं कर रहे थे। बट आफ्टर वी हैव ऑप्टिमाइज्ड इट, जब हमने उसको ऑप्टिमाइज कर लिया, अंडर 4 सेकेंड्स लेके आ गया। जनरली कहा जाता है 4 सेकेंड से नीचे आपकी वेबसाइट लोड होनी चाहिए यूज़र के फ़ोन में या डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में तो आपको 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स मैक्स टू मैक्स लेके जाओ, 4 से तो ऊपर जाओ ही मत डेस्कटॉप। इवन मोबाइल पे 4 सेकंड से ऊपर मत लेके जाओ। ये कहा जाता है जैसे ही आप 4 सेकंड से ऊपर जाते हो तो आपकी यूज़र आपकी वेबसाइट्स को छोड़ने लगते हैं, वो वेट नहीं करते हैं। इसके अलावा इंटरनल लिंकिंग, आपके पेजेस पे आपको एक पेज दूसरे पेज के साथ अच्छे से लिंक्ड हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी बात करें, होम है, यहाँ से आप डिजिटल मार्केटिंग से एसईओ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे जा सकते हो, पीपीसी कंपनी इन दिल्ली, पीपीसी कंपनी नोएडा पे जा सकते हो, तो ये पेजेस का लिंक हो गया। सिमिलरली सर्विसेज के अंदर आप देख सकते हो वापस यहाँ पे आपको बैक लिंकिंग मिल रही है, दिख रही है, होम है। एक पेज से दूसरे पेज पे आप आराम से मूव कर सकते हो, सबको इंटर पेज लिंकिंग मिल जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लिंक ही नहीं क्रिएट किया है अच्छे से, आपकी वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर ही सही से नहीं बना हुआ है, तो ऑन पेज एसईओ में बहुत मुश्किलें आती है। तो आपने जितनी भी चीज़ें सीखी है ऑन पेज एसईओ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में और भी चीज़ें आती है जो आप अपनी साइट्स को करते हो। आप ब्रोकन लिंक्स को रिपेयर करते हो, कोई लिंक्स होती है जो 404 एरर्स वगैरह देती है, या कोई लिंक ब्रोक हो गई रहती है, उसको ठीक आप करते हो। HTML के एरर आप रिजॉल्व करते हो, W3 कोड वैलिडेशन करते हो, आप कैचे पॉलिसी देते हो प्रॉपरली, आप कुकीज़ वगैरह सेव कर रहे हो तो आप उसका यूज़र को नोटिफाई करते हो, एक्सेप्ट करवाते हो। ठीक है, आप प्राइवेसी पॉलिसी अपनी वेबसाइट्स पे देते हो। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इंटरस्टिशियल जो एड्स होते हैं वो आपकी पूरी स्क्रीन ना ऑक्यूपाई करे, इसका आप ध्यान रखते हो ऑन पेज एसईओ में, क्योंकि जनरली जो ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स है एक बहुत बड़ा ऐड चला देती है अभी पूरी स्क्रीन पे, स्टार्टिंग में ही वो पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट ऑक्यूपाई कर लेता है स्पेस, तो आप इसका ध्यान रखते हो। तो ऑन पेज एसईओ में आज आपने सीखा कि जो भी आपने कीवर्ड्स लास्ट क्लास में निकाले थे उसको कैसे हम लोग कहाँ कहाँ उसको हम लोग प्लेस कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स में। ठीक है, नॉर्मल सेंटेंस बनाइए उनको और उसको अपनी वेबसाइट्स में प्लेस कर दीजिए अलग अलग जगह। डोमेन आपको ध्यान से परचेस करना है, अगर आप ऑन पेज एसईओ का ध्यान रख रहे हो तो। आप जो यूआरएल बना रहे हो उसमें आपको ध्यान रखना है, आपके फर्स्ट 100 वर्ड्स के जो कंटेंट है उसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखते हो। ओके, थैंक यू गाइस।